हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज हम उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे, जो बात करता है चकबंदी योजना को तैयार कैसे किया जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम धारा 19 और धारा 19 का के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 की धारा 13 से 18 तक तो निरस्त कर दी गई हैं, तो हम धारा 19 के बारे में जानते हैं। तो धारा 19 कहती है चकबंदी योजना द्वारा शर्तों को पूरा किया जाना, यानी कि चकबंदी योजना बनाते समय किन किन शर्तों का पालन करना चाहिए। तो देखते हैं पहला क्या कहता है। चकबंदी योजना निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगी, अर्थात एक का कहता है इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिए गए अंशदानों के कारण की गई कटौतियाँ यदि कोई हो के अधीन रहते हुए खातेदार के अधिकार तथा दायित्व जैसे कि वे धारा 10 के अधीन तैयार किए गए वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित हों, उसे खातेदार को प्रदिष्ट भूमियों में सुरक्षित रखे जाएं। यानी कि ये कहता है कि इस चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कोई भूमिदान या अंशदान किया गया है तो और उसके कारण कोई कटौती उसमें की गई है, तो उस कटौती के अधीन रहते हुए हर किसान या खातेदार के अधिकार एवं दायित्व धारा 10 के अंतर्गत तैयार किए गए वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित किए जाएंगे और उन्हीं अधिकारों एवं कर्तव्यों को उस खातेदार या किसान को जिसको भूमि प्रदिष्ट की गई हो, यानी कि भूमि जिसको प्रदान की गई हो, उसमें भी वह अधिकार एवं दायित्व सुरक्षित रखे जाएंगे। यानी कि धारा 10 का कहती है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अगर किसी खातेदार किसान ने अपनी भूमि दी है तो दी है, मतलब उसका अंशदान किया है, तो उसकी जो कटौती की गई है वो धारा 10 के अंतर्गत वार्षिक रजिस्टर में चढ़ाई जाएगी। उसके स्थान पर उसे कहीं और सुरक्षित भूमि प्रदान की जाएगी। अब देखते हैं खा पॉइंट, यानी कि बी क्या कहता है। इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिए गए अंशदानों के कारण की गई कटौतियां यदि कोई हो के अधीन रहते हुए खातेदार को प्रदिष्ट घाटों का मूल्यांकन उसके द्वारा मूलतः गृहीत घाटों के मूल्यांकन के बराबर हो। यानी कि ये खा खंड कहता है कि चकबंदी क्रिया के अधीन खातेदार को जो भूमि प्रदान की गई है, अर्थात उसकी बिक्री हुई भूमि का समायोजन करके एक जगह पर उसको भूमि प्रदान की गई है, तो वह उस मूल्यांकन की ही होगी जो वह धारण करता था, परंतु जगह अलग हो सकती है। इस अधिनियम में यह कहा गया है कि अगर किसान किसी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अंशदान करता है तो उसको उतने भाग की कटौती की जाएगी। इसका परंतु प्रतिबंध है कुछ, तो प्रतिबंध देख लेते हैं वो क्या है। किंतु प्रतिबंध यह है कि सिवाय उस दशा के जब चकबंदी संचालक ने तथात अनुज्ञा दे दी हो, खातेदार को प्रदिष्ट जोत या जोतों के क्षेत्रफल और उसकी मूल जोत या जोतों के क्षेत्रफल का अंतर उपयुक्त मैनुअल के 25% से अधिक ना होगा। यानी कि इसका प्रतिबंध कहता है कि सिवाय उस दशा के जब चकबंदी संचालक ने आज्ञा दे दी हो कि एक किसान को जो खेत दिए गए हैं और जो खेत मूल रूप से उसके पास हुआ करते थे उनका क्षेत्रफल का अंतर 25% से अधिक नहीं होगा। यानी जैसे कि चकबंदी प्रक्रिया चल रही हो तो किसान के पास मूल खेत है, उसका क्षेत्रफल और जो चकबंदी क्रिया में एक खेत जिसको अलॉट किया जाने वाला है उसका क्षेत्रफल, इन दोनों में अंतर 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। किंतु यदि चकबंदी संचालक ने अनुज्ञा दे दी हो, यानी कि आज्ञा अगर प्रदान कर दी हो, तो अंतर 25% से अधिक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सी पॉइंट देखते हैं हम इसका। ये कहता है कि इस अधिनियम या तदनगत बनाए गए नियमों के उपबंधन के अधीन अवधारित प्रतिकर निम्नवत दिया जाएगा। यानी कि सी पॉइंट में प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन की बात की गई है। चलिए तो देखते हैं इसको। यानी कि जो प्रतिकर है वो निम्न प्रकार से प्रदान किया जाएगा। पहला एक खातेदार को प्रदान किया जाएगा और दूसरा गांव सभा या किसी स्थानीय प्राधिकारी को प्रदान किया जाएगा। तो हम पहला देखते हैं खातेदार को कैसे प्रदान किया जाएगा। खातेदार में पहला पॉइंट कहता है जैसे किसी खातेदार की जमीन या खेत पर पेड़, कुएं एवं अन्य कोई इम्प्रूवमेंट्स उसने किया है वो हैं और वह अन्य खातेदार को प्रदान कर दिए गए हैं, यानी कि दूसरे खातेदार के पास चकबंदी क्रिया के अधीन चले गए हैं, तो इसके लिए उसको प्रतिकर प्रदान किया जाएगा। का दूसरा पॉइंट कहता है सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उसके द्वारा दी गई भूमि के लिए, यानी कि जो भूमि उसने अपनी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दी है तो उसके लिए भी उसको प्रतिकर प्रदान किया जाएगा, यानी कि उसके लिए भी उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। यथा स्थिति गांव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की ऐसी इम्प्रूवमेंट्स के लिए यदि कोई हो तो उसने उस भूमि पर की हो जो उसकी हो और किसी खातेदार को प्रदिष्ट कर दी गई हो।
इसका दूसरा खंड कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर का जो निर्धारण किया गया है वह किसान को कैसे किया जाएगा। जैसे कि खातेदार ने उन पेड़ों, कुओं एवं अदर इम्प्रूवमेंट्स किए हों जो दूसरे खातेदार को प्रदान कर दिए गए हों और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा दी गई भूमि के लिए प्रतिकर और यथास्थिति गांव सभा या किसी अन्य प्राधिकारी को जो उसने विकास के लिए उस भूमि पर किया हो उसके लिए भी उसको प्रतिकर प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो खातेदार है उसने उसकी भूमि पर जो पेड़, कुएं वगैरह हैं, अगर वो दूसरे खातेदार के पास चले गए हैं या गांव सभा किसी स्थानीय प्राधिकारी ने उस भूमि पर कोई विकास किया हो, तो वो अगर चकबंदी क्रिया में चली गई हो तो उसके लिए भी इसको प्रतिकर प्रदान किया जाएगा। अब इसका डी पॉइंट देख लेते हैं, जो बात करता है सिद्धांतों के विवरण में दिए गए सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा। यानी कि जो सिद्धांतों का विवरण बनाया गया है उसके सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। अब इसका ई पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक खातेदार को यथासंभव उस स्थान पर जहां उसके पास अपनी जोत का सबसे बड़ा भाग हो क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाएगा। इसका ई पॉइंट कहता है कि उस खातेदार के पास जहां उसका सबसे बड़ा क्षेत्र है वहां पर उसको कॉम्पैक्ट एरिया प्रदान किया जाएगा। यानी कि जहां पर उस किसान का सबसे बड़ा क्षेत्र है वहां पर उसको छोटा भाग प्रदान किया जाएगा। यानी कि बड़े के पास ही उसको छोटा भाग प्रदान किया जाएगा जिससे कि उसकी भूमि एक जगह समायोजित हो सके। यानी कि बिखरी हुई छोटे छोटे भागों को जहां उसका सबसे बड़ा भाग है वहां पर उन सबको एकत्रित कर दिया जाएगा। परंतु इसमें भी प्रतिबंध दे रखा है। तो प्रतिबंध कहता है कि चकबंदी उप संचालक की लिखित अनुज्ञा के बिना उसे अधिक यानी कि 3 से अधिक चक्र प्रदान नहीं किए जाएंगे। यानी कि उस पर यह प्रतिबंध है कि यदि चकबंदी संचालक लिखित अनुज्ञा प्रदान नहीं करता है तो उसको खातेदार को 3 से अधिक चक्र प्रदान नहीं किए जाएंगे। परंतु उसका दूसरा प्रतिबंध यह भी कहता है कि अगर 3 से अधिक चक्र प्रदान किए जाते हैं तो वह अवैध नहीं हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एफ, जो क्या कहता है। एफ कहता है प्रत्येक खातेदार को यथासंभव यह गाटा प्रदिष्ट किया जाए जिसमें उसका सिंचाई का निजी साधन अथवा कोई अन्य समुद्रती यानी कि इम्प्रूवमेंट विद्वान हो और साथ में उसके निकट का ऐसा क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाए जिसका मूल्यांकन लगभग उतना ही हो जितना कि वहां पर उसके द्वारा मूलभूत गाटों का था। यानी कि खंड एफ कहता है कि यथासंभव यह कोशिश की जाएगी कि वह भाग उसको दिया जाए जिसमें उसका निजी सिंचाई का साधन हो या अन्य कोई इम्प्रूवमेंट्स हो जो उसको उसके साथ में उसके निकट का ऐसा क्षेत्र भी प्रदान किया जाए जिसका मूल्यांकन लगभग उतना ही हो। यानी कि जितनी उसके खेत की वैल्यू थी उतने ही मूल्यांकन का खेत उसको प्रदान किया जाए और निजी सिंचाई के अगर उसके साधन उसके खेत में है तो उसको उसी के पास का निकट का ही क्षेत्र प्रदान किया जाए। और नेक्स्ट जी देखते हैं, ये क्या कहता है। प्रत्येक खातेदार को यथासंभव समकोण निर्माण कटकों में समकोण निर्माण की प्रक्रिया के अनुकूल चक्र प्रदिष्ट किए जाएंगे। यानी कि जी कहता है कि यथासंभव समकोण निर्माण कटक में समकोण निर्माण की प्रक्रिया के अनुकूल ही चक्र प्रदिष्ट किए जाएंगे यानी कि प्रदान किए जाएंगे। अब इसका उपखंड 2 देखते हैं, ये कहता है कोई भी चकबंदी योजना धारा 23 के अधीन उसे अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व धारा 19 का के उपबंधों के अनुसार प्रारंभिक रूप से तैयार की जाएगी। यानी कि खंड 2 कहता है कि जो धारा 23 में चकबंदी योजना को अंतिम रूप दे दिया जाता है तो उसको अंतिम रूप देने से पहले धारा 19 का के अधीन पहले प्रारंभिक योजना तैयार की जाएगी, तभी धारा 23 में उसको अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 19 का बात करती है सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा प्रारंभिक चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। यानी कि इसकी सेक्शन का उपधारा 1 कहती है कि प्रारंभिक चकबंदी योजना सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा ही तैयार की जाएगी और वो इसके लिए चकबंदी समिति का परामर्श लेगा। अब 19 का की उपधारा 2 देखते हैं। इस अधिनियम में या 1950 यानी कि UPZA 1950 में किसी बात के होते हुए या किसी अन्य प्रचलित विधि में किसी बात के होते हुए भी सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए या उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर हो, विधि संगत होगा कि वह मूल्यांकन करने के पश्चात कोई भूमि जो राज्य सरकार की हो या कोई भी भूमि जो UPZA 1950 की धारा 117 या 117 का के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के फलस्वरूप गांव सभा या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो किसी भी खातेदार को प्रदिष्ट करे। यानी कि उपखंड 2 कहता है कि
इस अधिनियम में या यूपीजेड 1950 या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए यह विधि संगत होगा कि वह मूल्यांकन करने के पश्चात जो भूमि राज्य सरकार की हो या ऐसी कोई भूमि जो यूपीजेड 1950 की धारा 117 या 117 का के अधीन गांव सभा या किसी स्थानीय प्राधिकरण में निहित है, उसको किसी किसान को प्रदिष्ट कर दे यानी कि प्रदान कर दे। परंतु उसका प्रतिबंध यह है कि अगर ऐसी भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती है तो वह भूमि सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा लिखित में यह प्रख्यापन यानी कि डिक्लेरेशन करने के बाद ही प्रदान की जाएगी कि सार्वजनिक तथा समस्त व्यक्ति विशेषों के उस भूमि में या उस भूमि पर अधिकारों को किसी अन्य भूमि में जो प्रख्यापन में निर्दिष्ट हो यानी कि जो स्पेसिफाइड हो और जो उक्त प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक चकबंदी योजना में विनिर्दिष्ट हो संक्रमित करने का प्रस्ताव है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।